आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होकर सुनोगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13, जब जागो तभी सवेरा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। प्रस्तुत पाठ बाल श्रम समस्या पर प्रकाश डालता है। बाल श्रमिकों की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो उपाय और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जानकारी के अभाव में गरीब लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि पढ़े लिखे वर्ग के आप जैसे बच्चे अपने आसपास के परिवेश में से उन बच्चों की खोज निकालें जो पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में श्रमिक बन गए हैं। ठीक है, इस पाठ की शुरुआत। जैसे ही घंटी बजी, माँ गुस्से से बोली, कौन आ गया भरी दोपहरी में? जरा देर चैन से लेटने में नहीं देते। दरवाजा खोलकर देखा तो रवि खड़ा था। दोनों छोटे छोटे हाथों में प्रेस किए हुए कपड़ों का भारी गट्ठर ले रखा था। बोझ के मारे उसके हाथ डगमगा रहे थे। उसे देखकर माँ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तुझे यही टाइम मिला है क्या? बोला, कितने पैसे हुए? बोल, कितने पैसे हुए? उसके हाथ से गट्ठर लेकर माँ ने पूछा और अंदर चली गई। जब माँ लौट कर आई तो उनके हाथ में पैसे और एक केला था। उन्होंने रवि को केला दिया और पूछा, तुम्हारा भाई टीनू कहाँ है? रवि ने कहा, उसकी नौकरी लग गई, वह फैक्ट्री में काम करने लग गया है। नौकरी? माँ ने हैरानी से पूछा। जवाब में रवि ने सिर हिलाया और पैसे गिनता हुआ चला गया। माँ ने मुझे भीतर बुलाते हुए कहा, बेटा इतनी तेज धूप में खेलोगे तो लू लग जाएगी, चलो अंदर आ जाओ। तभी मेरे मन का एक प्रश्न उठा। मैंने माँ से पूछा, माँ रवि को तो लू नहीं लगती, वह तो सारा दिन बाहर ही रहता है। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ करण तुम ठीक कहती हो, परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बना देती हैं। मैं सोचने लगा, क्यों रवि और उसके भाई के साथ यह स्थिति है? क्या इनका मन नहीं करता कि वे क्रिकेट खेले और स्कूल जाएं? मुझे जब से याद है हमारी गली के कोने वाले पार्क के पास प्रेस वाली बैठती है। सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान कुछ भी हो, प्रेस वाली जरूर आती है। रवि के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। शाम को जब वे लौटते हैं तो ये सब लोग अपना सामान ठेले पर रखकर घर चले जाते हैं। रवि और टीनू ज्यादातर अपनी माँ के आसपास सड़क पर ही घूमते रहते हैं। पहले इनकी दो बहनें सरिता और गीता भी आती थी। अब तो रवि अकेला ही माँ के छोटे मोटे काम करता रहता है। रवि का बड़ा भाई टीनू 10 से 11 साल का है और रवि तो अभी 5-6 साल का ही है। हमेशा मैं इनके विषय में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि ये लोग हमारी गली के अभिन्न अंग से बन गए हैं, मगर आज मुझे बार बार रवि पर तरस आ रहा था। मैं यह सोचकर तो और भी हैरान था कि टीनू नौकरी करेगा। वह तो खुद बच्चा है, फिर काम क्या करेगा? यह सब सोचते सोचते शाम हो गई। मेरा खेलने का समय हो गया। माँ की अनुमति मिलते ही मैं बैट बॉल लेकर भागा, पर आज पार्क में जाने से पहले प्रेस वाली की मेज के पास में रुक गया। मैंने पूछा, आंटी क्या टीनू की नौकरी लग गई? प्रेस वाली ने मुझे देखा और खुश होकर कहा, हाँ बेटा। मैंने पूछा, आंटी वो किस चीज की फैक्ट्री है? कहने लगी, यह तो हम भी नहीं जानते, शाम को जब टीनू ने पापा आएंगे तब पूछ लेंगे। 7 बजे में खेल कर लौटा, तब तक पिताजी आ गए थे। मैंने उनसे कहा, पिताजी आपको पता है जो टीनू है ना, प्रेस वाली का लड़का, उसकी नौकरी लग गई फैक्ट्री में। हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, चाहे आप माँ से पूछ लीजिए। मेरी ऐसी उत्तेजना पर पिताजी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बस हाँ हूँ करते रहे। मैं उतावलेपन में बोल रहा था। हमारी सिविक्स की मैम ने हमें पिछले सप्ताह की चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ाया था। पिताजी यह तो गलत हो रहा है ना, हमें कुछ करना चाहिए। तभी चाय की ट्रे लेकर माँ भी वहां आ गई। पिताजी की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, क्या कुछ करना चाहिए? बेचारे गरीब लोग हैं, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, भीख मांगने से तो अच्छा है। ये सब आजकल बेकार के चोचले हैं, बाल श्रमिक बचाओ वगैरह वगैरह।
काम तो करना ही पड़ेगा। माँ धारा प्रवाह बोलती जा रही थी। पिताजी चुपचाप चाय पी रहे थे। फिर कप रखते हुए बोले, यह ठीक है कि पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है, पर इन बच्चों को भी खेलने कूदने और पढ़ने का पूरा हक है। पिताजी की बात सुनकर मुझे थोड़ा साहस मिला। मैंने कहा, हम लोगों को टीनू और रवि की मदद करनी चाहिए। पापा, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी, आप मेरे साथ दोगे तो वास्तव में हम कुछ कर सकेंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल यह पता करके आना कि टीनू किस फैक्ट्री में काम करता है। मैं रात को बिस्तर पर लेटा तो मन में कुछ करने गुजरने का उत्साह था। मैं सोचने लगा, टीनू और रवि भी तो हमारी उम्र के बच्चे हैं। इनके पास न टीवी है न कंप्यूटर, ये न कभी पिज्जा मांगते हैं न बर्गर, न ही किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, न ही फिल्म देखते हैं। ये सब तो दूर की बात है, इन्हें तो कभी स्कूल जाने का अवसर ही नहीं मिला। ये बड़े होकर क्या करेंगे? सोचते सोचते ना जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर रोज की तरह तैयार होकर मैं स्कूल चला गया। दोपहर में घर लौटते ही मुझे फिर सब कुछ याद आ गया। माँ से प्रेस के कपड़े लेकर मैं प्रेस वाली के पास पहुंचा। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने तमाम सवाल पूछ डाले। मुझे पता लगा कि प्रेस वाली की दोनों बेटियां घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती हैं। टीनू को गाजियाबाद में एक पॉलिथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में काम मिला है। वहां उसे 500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। प्रेस वाली की किसी भी बच्चे ने स्कूल की सूरत तक नहीं देखी। घर की जरूरतों, रोटी कपड़ा आदि जुटाने में यदि बच्चे माँ बाप का साथ ना दे तो कैसे काम चलेगा? प्रेस वाली से यह सब सुनकर घर लौटा तो मुझे बस पिताजी का इंतजार था। शाम को जब पिताजी लौटे तो मैंने सारा उनके सामने उड़ेल दिया। सुनकर पिताजी बोले, यह ठीक नहीं कि इतने छोटे बच्चों को ऐसी फैक्ट्री में भेजा जाए। तभी माँ आकर हम दोनों को समझाने लगी, देखो वो जैसे जी रहे हैं जीने दो, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, हम कर भी क्या कर सकते हैं। मैं हर महीने अपनी पुरानी साड़ी, ब्लाउज, चादर, जूते, आपके और राहुल के छोटे पुराने कपड़े देती रहती हूँ। कई बार तो पुराने बर्तन, पानी की बोतलें, त्योहार के समय फुलझड़ी, पटाखे, रंग, गुलाल, मिठाई आदि दे देती हूँ। पिताजी ने हाथ से माँ को चुप रहने का संकेत किया और बोले, यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, बात है जीवन शैली की। जीवन को दिशा देने की ओर हमें ये करना चाहिए। सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है, पर जानकारी के अभाव में प्रेस वाले जैसे लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। हम लोग जो स्वयं को पढ़ा लिखा कहते हैं, हमें इन दोनों की मदद इस प्रकार करनी चाहिए, ये लोग उन परियोजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सकें। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, कॉपियां और वर्दी दी जाती हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें पैसा कमाने फैक्ट्रियां, होटलों और ईंटों के भट्टों पर भेजते हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन स्कूल आने के लिए भी बच्चों को पैसा दिया जाता है। दोपहर को स्कूल में मिड डे मील, दोपहर की भोजन की व्यवस्था की जाती है। करण ठीक कह रहा है, हमें रवि और टीनू के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। क्या तुम जानती हो, पॉलिथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में उड़ने वाला पीवीसी पाउडर बच्चों के फेफड़ों के लिए कितना घातक है? इससे बच्चों में अनेक जानलेवा बीमारियां पनपती हैं। बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हमारे देश में बाल श्रमिक कानून बनाया गया है। हमारी गली की यह मामूली घटना विश्व स्तर पर बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं। हमारे देश में 440 लाख बाल मजदूर हैं। इसमें 30% खेतीहर बाल मजदूर हैं और 30 से 35% कारखानों आदि में 8 से 10 घंटे तक लगातार काम करते हैं। इसके बदले में इन्हें अधिक से अधिक 500-600 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। ये बाल श्रमिक बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं। इन्हें न तो अच्छा भोजन मिलता है, न रहने के लिए उचित स्थान। आने वाले समय में यह कमजोर, बीमार और अनपढ़
पीढ़ी देश के लिए बहुत बड़ी अव्यवस्था का कारण बनेगी। हम यह सभी भारतवासियों के लिए बड़ी शर्म और दुख का विषय है कि पिताजी की बातें, उनके महत्व को समझकर मैं और माँ चकित रह गए। हमें इतना व्यापक स्तर पर इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं था। हमने फैसला किया कि हम टीनू और रवि जैसे नैनिहालों को मौत का निवाला नहीं बनने देंगे। उस शाम को माँ और पिताजी ने प्रेस वाली और रवि के पिता से बात की। पिताजी ने सारी बातें समझाते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि स्कूल के दाखिले और वजीफे सब चीजों की व्यवस्था में हम पूरी तरह उनका साथ देंगे। अगले दिन सुबह टीनू, रवि, सरिता और गीता को लेकर प्रेस वाली हमारे घर आई। माँ ने उन्हें बरामदे में बैठाकर नाश्ता कराया। पिताजी प्रेस वाली के पति के साथ स्कूल में दाखिले आदि की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ गए। 1 महीने में ही इस परिवार के बच्चों का जीवन बदल गया। सरिता और गीता सुबह की पारी में 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल जाती। रवि और टीनू दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पारी में जाते। सुबह को टीनू और रवि माँ का हाथ बटाती। शाम को सरिता, गीता आ जाती हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर ही बैठकर ही अपने स्कूल का काम कर लेते हैं। कभी कभी हमारे घर आकर मेरी भी मदद लेते हैं। मुझे इन्हें पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ये लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। ये लोग अपनी क्लास के बच्चों में बहुत बड़े या बहुत देर से पढ़ना शुरू करने वाले अकेले नहीं हैं। वहां इनके जैसे और भी अनेक बच्चे हैं। अभी देर नहीं हुई है। सब जब जागो तभी सवेरा है। मैंने भी प्रण कर लिया है कि मैं अपनी जानकारी में ऐसी किसी भी बाल श्रमिक का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा। आप भी हाथ बढ़ाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। पढ़ते पढ़ते भी हम यह कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है बच्चों इस पाठ से आपको शिक्षा मिली है कि हमें जो लोग बाल श्रमिक करते हैं उन्हें पढ़ाई की तरफ अग्रसर करना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।